गुड इवनिंग बच्चों। आज हम बात करेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन की। अभी हम स्फेरिकल सरफेसेस पर रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो स्फेरिकल सरफेसेस पर रिफ्रैक्शन पढ़ने पे हमें पता चला कि लेंस एक ऐसा मीडियम है जो कि जिसके थ्रू रिफ्रैक्शन होता है, और लेंस का कुछ मैग्नीफिकेशन होता है जिसे हम लीनियर मैग्नीफिकेशन या रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिससे हम उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर को उसको हम नाप सकते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और ये प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है। यानी लीनियर मैग्नीफिकेशन जो है वो रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसे हम v/u से भी नाप सकते हैं। v जो है वो इमेज की लेंस से दूरी है और u लेंस की ऑब्जेक्ट से दूरी है। तो v/u का रेशियो है जो वो भी हम v/u के रेशियो को भी हम लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। अब लेंस का फॉर्मूला हमें मालूम है 1/v - 1/u = 1/f। जब हम v से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हमें मिलेगा 1 - v/u = v/f, और v/u ही हमारा मैग्नीफिकेशन है, m है। तो v/u = 1 - v/f या f - v/f, और ये फार्मूला हमें मिल जाता है मैग्नीफिकेशन के लिए f और v के टर्म्स में। इसके बाद जब हम u से मल्टीप्लाई करते हैं इसी इक्वेशन में लेंस फार्मूला में, तो हमें मिलेगा u/v - 1/u/f, और ये फार्मूला इसमें v/u की वैल्यू m के बराबर होती है। तो यहाँ पर v/u तो हमें नहीं मिला, लेकिन u/v मिला है। तो ये u/v = 1 + u/f = f + u/f। जब हम इसका मैग्नीफिकेशन के टर्म्स में इसको लिखेंगे तो 1/m = f + u/f। तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी f/f + u। तो हमें f और u के टर्म्स में और f और v के टर्म्स में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब ये जानना ज़रूरी है कि वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन m की वैल्यू नेगेटिव होती है, और आभासी प्रतिबिंब के लिए या वर्चुअल इमेज के लिए m की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और फिर दोनों तरह के लेंसेज के लिए m = v/u ही होता है, लेकिन इसमें हमको v और u की वैल्यूज़ को साइन के साथ यानी चिन्ह के साथ रखना पड़ेगा। फिर एक और बात है कि जब हम जो उत्तल लेंस की जो मतलब कन्वेक्स लेंस के लिए जो m की वैल्यू होती है, मैग्नीफिकेशन लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है, वो निगेटिव होता है, क्योंकि अक्सर जो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है, कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनती है वो अक्सर उल्टी होती है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बनती है। और जो कनकेव लेंस होता है, कनकेव लेंस से जो इमेजेस बनती हैं वो हमेशा सीधी बनती हैं और वर्चुअल बनती हैं। तो m इसके लिए जो है वो पॉजिटिव होता है। इसके बाद बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की, यानी लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता जो है वो उस लेंस की फोकस दूरी का प्रतिलोम या रेसिप्रोकल होता है, यानी p = 1/f। लेकिन 1/f तभी होगा जबकि f की वैल्यू मीटर में नापी जाए, फोकस दूरी को मीटर में नापा जाए। अगर हम फोकस दूरी को सेंटीमीटर्स में नापते हैं तो ये फार्मूला जो बनेगा वो होगा p = 100/f, जब f सेंटीमीटर में होगा तो। और p का जो यूनिट होता है
पावर की यूनिट जो होती है डायोप्टर्स में होती है, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और लेंस को हम जब किसी द्रव में डुबोते हैं तो उसकी क्षमता बदल जाती है, लेंस की पावर चेंज हो जाती है, क्योंकि द्रव का भी अपना कुछ अपवर्तनांक होता है। और इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं जब हमने फोकस दूरी पढ़ाई थी। तो चूँकि फोकस दूरी जिस हिसाब से बदलती है उसी हिसाब से लेंस की पावर भी, क्योंकि पावर जो है वो सीधे सीधे फोकस दूरी पर डिपेंड कर रही है। तो जिस तरह से द्रव का अपवर्तनांक जब अधिक होगा या कम होगा या बराबर होगा लेंस के पदार्थ के, तो उसी हिसाब से लेंस की पावर भी चेंज होगी। जिस तरह से फोकल लेंथ चेंज होती है उसी तरह से लेंस की पावर भी चेंज होती है। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हुई है तो P की वैल्यू 100/f हो जाएगी, और तब भी जो क्षमता का जो यूनिट है वो डायोप्टर ही रहेगा। इसके बाद लेंस की अधिकतम क्षमता तब होती है जबकि वो वायु में या निर्वात में रखा हुआ है, क्योंकि वायु या निर्वात के लिए अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, कन्वेक्स लेंस की क्षमता या पावर जो है वो पॉजिटिव होती है, और कनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है। धूप के चश्मे जो होते हैं उनकी पावर 0 होती है। 0 इसलिए होती है क्योंकि उनकी जो उनका जो कर्व है, उनका जो वक्र है, जो वक्रता त्रिज्या है आगे की तरफ और पीछे की तरफ, वो सेम होती है। इसलिए उनकी फोकल लेंथ भी सेम होती है, जिसकी वजह से उनका पावर 0 होता है। इसके बाद हम आगे के वीडियो में बात करेंगे संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी और लेंस और दर्पण का संयोजन। ये दोनों बातें हम पढ़ेंगे जो कि आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रिज्म की, क्योंकि प्रिज्म भी एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम है लेंस की ही तरह, और प्रिज्म के से भी रिफ्रैक्शन होता है। और प्रिज्म से एक और घटना होती है जिसको हम डिस्पर्जन या परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। अब प्रिज्म क्या है, सबसे पहले हम प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म इज़ अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम सराउंडेड बाय टू प्लेन surfaces that form an acute angle और bases of prism are triangle। इसका मतलब ये है कि प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी समांग माध्यम है जो कि दो तरफ प्लेन सरफेसेस से घिरा हुआ होता है, और ये दोनों प्लेन सरफेसेस आपस में अक्यूट एंगल फॉर्म करती हैं। मींस दोनों आपस में एक न्यून कोण बनाती हैं, और इस न्यून कोण को हम प्रिज्म का कोण कहते हैं। और जो प्रिज्म के बेस हैं, प्रिज्म के जो आधार हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं, यानी कि त्रिभुज के आकार के होते हैं। यहाँ पर हमने जो त्रिभुज दिखाया हुआ है आपको ABC, ये त्रिभुज प्रिज्म के आधार को व्यक्त करता है, और प्रिज्म के दोनों आधार ट्रायंगुलर होते हैं, और इसके आधारों के अलावा 3 सरफेसेस और होती हैं जो कि AB साइड से लगा हुआ एक प्लेन है, और AC साइड से लगा हुआ एक प्लेन है, और BC साइड से लगा हुआ एक प्लेन है। तो इन तीनों ही साइड्स से लगे हुए जो 3 प्लेन्स हैं वो तीनों रेक्टेंगुलर होते हैं। तो प्रिज्म जो है वो इस तरह का एक समांग पारदर्शी माध्यम है जिससे कि किसी लाइट रे का रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। तो ये PQ जो किरण दिख रही है वो एक आपतित किरण है, ये इंसिडेंट रे है जो कि सरफेस AB पर आपतित हो रही है, प्रिज्म के AB वाले फेज पर आपतित हो रही है। अब इसके बाद इस प्रिज्म के अंदर का जो मीडियम है, ये जो मीडियम है ये ग्लास है। तो ग्लास से जब ये अंदर जाएगी, एयर से ग्लास में जाएगी, तो ग्लास में जाके थोड़ा सा अपने
रास्ते से थोड़ा सा हट जाएगी, थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी और डेविएट होकर के ये थोड़ा सा झुक जाएगी किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ, अभिलंब की तरफ। तो यहाँ पर हम नॉर्मल की बात करें तो ये जो आपको लाइन दिख रही है डॉटेड, ए बी के ऊपर एक डॉटेड लाइन दिख रही है, ये डॉटेड लाइन ही नॉर्मल है या अभिलंब है, और ये है आपतित किरण, और ये जो Q से R तक की जो रे है ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे या अपवर्तित किरण इसको कहेंगे। तो इंसिडेंट रे से नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो है I, और नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो है R। ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इसके बाद दूसरी सरफेस की हम बात करें, दूसरे फेस की, तो ये फेस है AC, और AC के थ्रू फिर से रिफ्रैक्शन होगा। अब की बार जो रे है वो ग्लास से जाएगी एयर में। ये जो मीडियम है ये ग्लास है और ये जो मीडियम है ये एयर है, ये वाला मीडियम एयर है और बीच में ग्लास है। तो अब जाएगी ग्लास से एयर में। जब ग्लास से एयर में जाती है तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है। यहाँ पर भी ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ये है नॉर्मल, और नॉर्मल से ये दूर हट गई है, और दूर हटते समय इसने एक एंगल फॉर्म किया है। तो ये इस दूसरी बार जब रिफ्रैक्शन होगा तो इसके लिए ये जो आई डैश है ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, और अंदर की तरफ ये जो QR और इस नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा ये वाला, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अब हम बात करते हैं कोणों की। तो ये जो नेक्स्ट आपको अब ये जो रे दिख रही है तो सिंपली हमें 3 रेज मिल रही हैं। पहली है इंसिडेंट रे, दूसरी है ये वाली जो अंदर गई है वो है, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और तीसरी जो बाहर निकल रही है दूसरी बार रिफ्रैक्शन के बाद लास्ट में जो बाहर निकलती है रे उसको हम कहते हैं आउटकमिंग रे या निर्गत किरण कहते हैं। इसलिए इसी आधार पर ये जो तीनों कोण बन रहे हैं, आई जो बन रहा है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण, आर जो बन रहा है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या अपवर्तन कोण, और इसी तरह ये जो आई डैश बन रहा है ये है एंगल ऑफ आउटकमिंग रे या एंगल ऑफ आउटकम कहते हैं, या फिर हम कहते हैं इसको निर्गत कोण। अब ये जो निर्गत किरण है इसको जब हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और इंसिडेंट रे को आगे की तरफ बढ़ाएं, इस वाली रे को पीछे की तरफ, और हम फिर से इसको ड्रॉ करके बताते हैं। जब हम निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ा दें और इस आपतित किरण को इसको पीछे की तरफ और आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे को आगे की तरफ बढ़ाएं, तो ये पीछे की तरफ बढ़ के यहाँ चली जा रही है और ये आगे की तरफ बढ़ के इस तरफ चली जा रही है। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ये इस एंगल को हम कहते हैं डेल्टा। डेल्टा एंगल है, डेल्टा इस तरह से बनाया जाता है खुले हुए 8 की तरह। तो ये जो डेल्टा एंगल है ये एंगल होता है एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण। और अभी हम शुरुआत में आपसे बात कर रहे थे प्रिज्म के कोण की, तो ये जो एंगल ए बन रहा है ट्रायंगल में, ये एंगल ए है प्रिज्म का कोण, जिसको हम प्रिज्म एंगल भी कहते हैं। इसके बाद तो सारे एंगल्स आप देख लीजिए। हमने आपको आपतन कोण के बारे में बता दिया, आई आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई डैश निर्गत कोण एंगल ऑफ आउटकम, आर अपवर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, डेल्टा इज विचलन कोण एंगल ऑफ डेविएशन। और यही डेल्टा जब एक ऐसी स्थिति आती है, एक्चुअली प्रिज्म से जब रिफ्रैक्शन होता है किसी रे का, तो जब हम आपतन कोण को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं तो विचलन कोण धीरे धीरे कम होता जाता है। लेकिन जब हम आपतन कोण को बढ़ाते ही चले जा रहे हैं तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को जब बढ़ा दिया
तो उसके बाद एक मिनिमम एंगल हमें मिल गया, और इसके बाद भी जब हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को, तो हमें जो एंगल ऑफ डेविएशन मिलता है वो अब बढ़ने लगता है, अब घटने की बजाय वो बढ़ने लगता है। तो ये जो सबसे कम वाला एंगल होता है इसे हम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम डेविएशन कहते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यानी अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम मीन्स होता है सबसे कम। ये हमने ग्राफ बनाया हुआ है अल्पतम विचलन कोण के लिए। ये ग्राफ से आपको पता चलेगा, ये जो एक्स एक्सिस पर जो कोण लिया गया है वो है आई या आपतन कोण। इसको वाई एक्सिस पर जो एक एंगल लिया हुआ है वो हमने लिया है डेल्टा या विचलन कोण को लिया हुआ है। और जब जैसे से हम आई को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमने बताया आपको कि आई को बढ़ाने के साथ साथ डेल्टा की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है ना। अब डेल्टा की वैल्यू एक निश्चित एक कुछ सर्टेन वैल्यू पर, आई की सर्टेन वैल्यू पर जाकर के ये सबसे कम हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। अब इसके बाद जब हम आई की वैल्यू को और बढ़ाते हैं तो ये घटने की बजाय अब बढ़ने लगता है, एंगल ऑफ डेविएशन का मान बढ़ने लगता है। और ये कर्व हमें बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि पहले डेल्टा की वैल्यू घट रही है और एक सर्टेन वैल्यू के बाद डेल्टा की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये जो यू आकार दिखा रहा है या पैराबोलिक जो हमें आकार दिख रहा है, ये शेप ये दिखाता है कि एक सर्टेन वैल्यू, आई की एक सर्टेन वैल्यू के बाद डेल्टा की वैल्यू बढ़ने लगती है। और इस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन को हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन या अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। तो मेरे ख्याल से अब प्रिज्म की जो क्रियाविधि है, जो इसका प्रिज्म से किस तरह से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रिज्म का फॉर्मूला हम नेक्स्ट वीडियो में निकाल कर बताएंगे आपको। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।